नमस्ते दोस्तों, आज की नई कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम पिछली कक्षा से नया पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक कहानी यह भी। ये एक आत्मकथा है और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। तो जाहिर है ये कहानी यानी ये आत्मकथा मनु भंडारी जी की है, जिसमें शुरुआत में हमने जाना 2 पैराग्राफ हमने पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले पैराग्राफ में लेखिका उनके जन्म, जो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था, और उनकी यादों का सिलसिला अजमेर से शुरू होता है। अजमेर गांव में जब वो रहने के लिए गई तब से उनको अपना बचपन याद है, इसका तात्पर्य है। तो उन्होंने शुरुआत में अपने पिता का स्वभाव, पिता क्या करते थे, या माँ का स्वभाव, माँ किस तरह से घर में रहती थी और सबकी आज्ञा का पालन करती थी, बच्चे, पति, उनके साथ कैसा माँ का बर्ताव रहा, या पिताजी जो कि एक महान बुद्धिवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने घर पर सभी विद्यार्थियों को रखकर उनको केवल वो पढ़ाते ही नहीं थे, खुद पढ़ते थे, कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। ये सब हमें लेखिका शुरुआत के पैराग्राफ में बताती हैं। दूसरे पैराग्राफ में हमने जाना कि लेखिका कहती हैं ये सब मेरे माता पिता के बारे में, खासकर पिता के बारे में मैंने केवल सुना था, पर जब मैंने उनको देखा तब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। वहाँ पर उनको आर्थिक झटका लग गया था और उसकी वजह से पिताजी का धीरे धीरे स्वभाव बदलने लगा। वैसे तो वे बहुत ही बड़े हृदय वाले थे, पर धीरे धीरे उनका स्वभाव क्रोधी और अहंवादी और बिल्कुल शक्की बन गया था। इसका कारण था कि धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सिकुड़ती जा रही थी। सिकुड़ते जाना यानी क्या? आर्थिक परिस्थिति का और विकट होना। तो इस तरह से किस तरह से व्यक्ति के जीवन में अगर समय बदल जाए तो स्वभाव में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं, और उसके अनुसार लेखिका मनु भंडारी के पिता, जो पहले बहुत ही दरियादिल थे, अभी धीरे धीरे उनका स्वभाव कैसे बदल गया, उसका परिणाम उनके घर के लोगों पर ज़्यादा होता था। जैसे कि लेखिका, उनके भाई बहन और उनकी माँ, मनु भंडारी की माँ पर इसका ज़्यादा परिणाम होते हुए दिखाई देता था। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पर लेखिका कहती है, पर यह पितृगाथा मैं इसीलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बिल्कुल, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि मैं शुरुआत ही कर रही हूँ अपने माता और पिता के स्वभाव के बारे में आप सबको बताकर, पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गौरव फील करती हूँ या गौरव मुझे है, ऐसा नहीं है पिताजी के बारे में, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो मैं सिर्फ ढूंढना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी के कौन से गुण मुझ में भी आ गए हैं, जाने अनजाने में पितृ के कौन से, पिता के कौन से गुण मुझ में है, ये ढूंढने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी या खामी। कहा जाता है ना कि हमारे माता पिता में
जो गुण होते हैं उसमें से कुछ गुण हम भी लेकर चलते हैं, जैसे कि एक तो दिखना सेम होता है, फीचर्स कई बार सेम हो सकते हैं, उठना बैठना, कई आदतें हमारी होती है, कई स्वभाव हमें अपने माता पिता से अपने खून के ज़रिए मिलते हैं। तो यहाँ पर लेखिका भी कहती है कि जाने अनजाने कौन से उनके व्यवहार मेरे भीतर या कौन से उनके गुण या अवगुण कह सकते हैं, खूबी या खामियां यानी गुण या अवगुण जो है मुझ में भी किस तरह से आए हुए हैं, ये मैं देखना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने माता पिता के गुणों के बारे में शुरुआत में आपके साथ चर्चा कर रही हूँ कि कौन सी ग्रंथियों को उसने जन्म दिया है। अर्थ क्या है कि कौन से गुण मुझ में भी खून के ज़रिए आ गए हैं, ये मैं देखना चाहती थी। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसी गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि अब वो अपने बारे में कह रही है, माता पिता के बाद या माता पिता के कौन से गुण मुझ में आए हैं, ये जांच करने के बाद वो कहती है अपनी कहानी। मैं काली हूँ, वो बहुत ही फ्रीली एक्सेप्ट करती है कि मैं काली हूँ। वैसे कई लोगों को ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है। तो लेखिका कहती है मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी, यानी दिखने के लिए उतनी खास नहीं थी, और गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी था। और गोरा रंग बहुत सारे लोगों की कमज़ोरी हो सकता है या होता है, या छोटे बच्चे अगर गोरे और बहुत ही अट्रैक्टिव हो तो उनकी तरफ सहज ही हमारा ध्यान जाता रहता है। और इसका मतलब जो काले हैं, सांवले हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता ऐसा नहीं है, पर माता पिता के लिए उनके बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, वो बहुत ही प्यारे होते हैं। पर लेखिका अपने पिता के बारे में कहती है कि मेरे पिता के लिए गोरा रंग उनका वीक पॉइंट था, यानी उनकी कमज़ोरी थी, और इसीलिए बचपन से ही मुझसे एक 2 साल बड़ी मेरी बहन थी। वो खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी, जिसका नाम था सुशीला। और इस सुशीला नाम की बड़ी बहन के साथ 2 ही साल तो बड़ी थी वो मुझसे, पर फिर भी इस बहन के साथ मेरी तुलना होती थी, और फिर कभी कभी प्रशंसा, यानी यहाँ पर कंपैरिजन होता था। तुलना करना यानी क्या, भाई बहनों में, बहनों में तुलना करना, ये तो घर पे होता ही है। कई बार हर एक माँ बाप तुलना करते हैं, क्योंकि कई बार उनको एनकरेज करना या उनको बताना कि वो कर रही है, देखो तुम भी करो, इस तरह से उनको मोटिवेट करना, ये भी हेतु हो सकता है। पर हम लोगों को वो अच्छा नहीं लगता कि जब हमें कोई अपने भाई बहनों के साथ तुलना करने लगता है या कंपेयर करने लगता है। तो यहाँ पर बचपन से ही मुझे ये सहना पड़ा कि बहन गोरी थी, बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, और उसकी वजह से पिताजी हमेशा उसके साथ मेरी तुलना करते आए, और तभी से मुझ में एक गुण उत्पन्न हुआ, वो है हीनता का। हीनता का भाव का अर्थ यहाँ पर गौर करके सुनिए। हीनता का भाव यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
यानी मैं कैसे कम हूँ। अगर किसी ने दिखाना शुरू कर दिया बचपन से ही कि तुम में क्या कमी है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, ऐसे अगर किसी ने बोला कि हम वो एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव है, तो ये हीनता का भाव, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में शायद बचपन से ही पैदा हो गया। कि वो कहती हैं कि क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि आज क्या होता है, वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ, अपने भूतकाल को अपने भविष्यकाल के साथ वो कंपेयर कर रही है। कि जहाँ पर वो कहती हैं कि मुझ में ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आ ही गया था, पर ये तब तक मेरे साथ रहा जब मैंने नाम कमाया, सम्मान कमाया, प्रतिष्ठा कमाई। उसके बावजूद मैं आज तक उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ पाई, बचपन से आज तक, इसका तात्पर्य है। आज भी कोई लोग, जब मैं, क्योंकि आज यानी प्रेजेंट में जब लिख रही हैं लेखिका, तब वो एक बहुत बड़ी राइटर बन चुकी हैं, लेखिका बन चुकी हैं। तो आज भी परिचय करवाते वक्त किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में, किसी फंक्शन में जब लेखिका को इंट्रोड्यूस किया जाता है, परिचय करवाया जाता है, और कुछ विशेषताएं लगाकर, यानी कुछ एडजेक्टिव्स लगाकर उनको बहुत बड़ी बड़ी शब्दों के साथ जब उनका परिचय करवाया जाता है, तो उनको वो सहन नहीं होता। इन उपलब्धियों का जिक्र जब किया जाता है, उपलब्धियाँ नहीं, उनके अचीवमेंट्स जब बताए जाते हैं कि वो कितनी महान लेखिका है, उन्होंने कितने सारे बुक्स लिखे हैं, कितनी सारी कहानियाँ, स्टोरीज़, नॉवेल्स लिखे हैं, जब किसी फंक्शन में बताए जाते हैं, किसी सत्कार सभा में बताए जाते हैं, तो उनको संकोच ही नहीं होता, हेजिटेंट ही फील नहीं होता कि अभी मैं कहीं तो गड़ जाऊँ क्या, कहीं तो मैं छुप जाऊँ क्या, ऐसा उनको लगता है। यानी बचपन से एक सुनकर आदत हो गई थी कि तुम किसी से थोड़ा कम हो, और ये आदत अभी वर्तमान काल में भी जब सब कुछ है उनके पास, तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ मैंने ही किया क्या। ये ऐसी बात हो गई कि उम्र भर किसी लड़के को सब लोग कहते रहे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, वो तुमसे नहीं हो सकता, और अचानक उसने डिस्टिंक्शन लेकर फर्स्ट रैंक ले लिया हो, और किसी को बिलीव नहीं होता, उस लड़के को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या मैंने ही ये कर दिखाया। तो ऐसा ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काम करता है। कई बार लोग जो कहते हैं वो हम मान लेते हैं, वैसे तो मानना नहीं चाहिए, खुद का आत्म परीक्षण खुद करना चाहिए, पर लेखिका के साथ भी ये होता रहा। जैसे हर कॉमन व्यक्ति के साथ, हर सामान्य व्यक्ति के साथ ये होता है, हमारे आपके साथ भी ये होता है। कई विद्यार्थी जो ये सुन रहे हैं, उन लोगों को भी इसका अनुभव आ गया होगा। घर में तो हमेशा हर व्यक्ति को, जिनके भाई बहन हैं, या कोई थोड़ा सा भाई बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहन अच्छा रैंक ला रही है, तो वहाँ पर कंपैरिजन होता हुआ नज़र आता है। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। तो कहीं न कहीं अचेतन की किसी परत के नीचे, अर्थात मेरे कॉन्शियस में, एटलीस्ट माइंड में नहीं या मस्तिष्क में नहीं, तो मेरे किसी कॉन्शियस माइंड में जो है ये हीन भावना अब तक दबी हुई है। अब मैं उस बचपन से बहुत आगे निकल आई हूँ, मैंने अभी बहुत प्रगति की है अपने जीवन में। जो लोग कहते थे कि मैं नहीं कर पाती, पर उससे 4 कदम मैं आगे बढ़ गई हूँ। पर मैं पता नहीं क्यों, मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, मैंने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, उपलब्धियाँ यानी अचीवमेंट्स, मैंने जो प्राप्त किया हुआ है, मैंने जो अचीव किया हुआ है, उस पर मुझे बिलीव ही नहीं होता, भरोसा ही मैं नहीं कर पाती। पता नहीं कहीं मेरे कॉन्शियस माइंड में वो बैठा हुआ है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। तुक्का लगना यानी क्या करना, झूठ या
कुछ सही नहीं लगता है मुझे। तुक्का लगाना, आपको पता है ना कि अगर कुछ हमें आंसर पता नहीं है पर कोई भी आंसर रैंडमली हम दे देते हैं, पर वो कई बार सही भी होता है, कई बार गलत होता है। तो ऐसे मेरा जीवन भी कुछ लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। तो पिताजी का कई स्वभाव बचपन में मैंने देखा कि उनका स्वभाव शक्की था, यानी वो डाउट खाते थे, ये किया होगा नहीं किया होगा, ये तुम नहीं कर पाओगी, तुमने नहीं किया होगा, तुम वही गई थी क्या, इससे मिली थी क्या। तो ये जो शक्की स्वभाव है, डाउट करना, हमेशा शक करना, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पहले ट्रबल करता था। मैं भन्ना भन्ना जाती थी, मुझे गुस्सा आता था कि पिताजी क्यों नहीं विश्वास करते अपने बच्चों पर, क्यों नहीं बिलीव करते हम में। तो आज मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे स्वभाव में भी ये शक्की स्वभाव आ गया है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ये देखा है कि मैं भी थोड़ी बहुत शक्की पिताजी की तरह बन गई हूँ। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। तो पिताजी में शक कैसे उत्पन्न हुआ कि जब उनके अपने लोगों ने ही उनको जब धोखा दिया, तब से वो शक्की बन गए। यानी किसी पर, अपने लोगों पर विश्वास करके विश्वासघात अगर मिला हो, किसी ने आपको लूट पाट लिया, किसी ने आपको, अपने कहने वाले लोगों ने भी धोखा दे दिया, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? ऑब्वियसली हम पराए लोगों पर भी शक करते हैं और अपने लोगों पर भी शक करते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वैसे ही अगर हमें कोई परिस्थिति से गुजरना पड़ गया तो फिर से हम वो गलती रिपीट नहीं करते, वो मिस्टेक रिपीट नहीं करते। कई लोग अगर हमें धोखा देकर चले जाते हैं तो उन पर हम फिर से भरोसा नहीं करते। तो वैसे ही पिताजी को भी कई अपने लोगों ने जो है फंसाया था, तो वो सब पर शक करते हैं, इसीलिए उनका स्वभाव शक्की बन गया है। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी के किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। तो जब से होश संभाला, यानी कि अपने टीनेज के बाद, कॉलेजी जीवन के बाद हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। उससे पहले भी आता है, पर उसके बाद हम सब कुछ, घर में क्या चल रहा है, किसका स्वभाव क्या है। तो एक स्टेज गुजर जाने के बाद जब मैंने देखा कि पिताजी कई रूपों में मुझ में बसे हुए हैं, यानी पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था, पर पिताजी के कई गुण मुझ में भी निहित है, ये मैंने जाना। कई कुंठाओं के रूप में, कई प्रतिक्रिया के रूप में, कई प्रतिच्छाया के रूप में, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। तो मैंने तो पहले जाना ही नहीं था कि मैं सिर्फ एक साइड से देखती थी कि पिताजी ऐसे हैं, पिताजी शक्की है, पिताजी गुस्सैल है, क्रोधी है, वो माँ के साथ अच्छा पेश नहीं आते, वो हमें कई बार डांटने लगते हैं, अपनी परिस्थिति का जो असर है वो हम पर, गुस्सा जो है हम पर निकलता है। तो ये सब मैं देखती थी, पर धीरे धीरे जैसे ही मैं बड़ी होती गई तो मुझे लगने लगा कि मेरे पिताजी मुझ में भी कई रूपों में बसे हुए हैं, कई कुंठाओं में, कई स्वभावों में, कई प्रतिक्रिया, कई रिएक्शंस में मैं हूँ, यानी उनके जैसे ही रिएक्शंस मैं भी देती हूँ, जैसे कि मैं उनकी प्रतिच्छाया हूँ। प्रतिच्छाया हूँ यानी क्या? उनका ही एक रूप, दूसरा रूप मैं हूँ, यानी उनका ही शैडो जैसे मैं बन गई हूँ, ऐसा लगता है। केवल बाहरी भिन्नता, यानी पिताजी दिखने के लिए अलग और मैं दिखने के लिए थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि मैं सांवली थी। तो इससे प्रूव नहीं हो सकता या वो नकारा नहीं जा सकता कि मैं बिल्कुल पिताजी की तरह दिखती नहीं हूँ, मतलब मेरा स्वभाव पिताजी की तरह नहीं होगा। तो लोगों को ये कभी ध्यान में आया है क्या कि हम कैसे भी दिखे, पर जिस खून से हम बने हुए हैं, जिनकी वजह से, जिनके बच्चे हम हैं,
उनका स्वभाव कहीं ना कहीं भीतर हमारे जड़ जमाए बैठा रहता है। जड़ जमाए यानी क्या? विद इन रूट्स। रूट्स जैसे ज़मीन में अपनी जगह बनाकर बहुत ही सशक्त रूप में खड़े रहते हैं, वैसे ही हमारे भीतर माता पिता के कई गुण नोइंगली अननोइंगली आ जाते हैं। इसकी कल्पना हमें नहीं होती। समय का प्रवाह भले ही दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, परिस्थिति या स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से उससे मुक्ति नहीं मिल सकती या मुक्त वो नहीं कर सकता। तो हम समय बदल जाए या हम बदल जाए, स्थिति बदल जाए, पर माता पिता के स्वभाव में से कुछ गुण हम में भी आते हैं। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, ऐसे लेखिका कहती है। यहाँ पर लेखिका आत्म परीक्षण कर रही है, अपने आप को वो टेस्ट कर रही है, अपने आप के स्वभाव में वो अपने माता पिता के स्वभाव को ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि जिस पिता के स्वभाव को, जिस पिता के गुणों को वो नफ़रत करती है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता कि जब उसका कंपैरिजन अपनी बहन के साथ होता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि पिताजी कई कारणों से अपनी माता के साथ अच्छा पेश नहीं आते, तो ये स्वभाव अच्छे नहीं लगते, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझ में भी ऐसा स्वभाव निहित है, ये उन्होंने आत्म परीक्षण किया हुआ है ना। सेल्फ एग्जामिन कर रही है वो कि कहीं ना कहीं पिताजी की कोई ना कोई अच्छी या बुरी क्वालिटी, सभी बुरी क्वालिटीज़ यहाँ पर नहीं कहे जा रहे, खूबी या खामी कहा है लेखिका ने, यानी पिताजी में जो अच्छाई है वो भी मुझ में है और पिताजी में कुछ जो खामियां हैं वो भी थोड़ी बहुत मुझ में आई हुई है, और इसकी कल्पना हर व्यक्ति को नहीं होती है, ऐसा लेखिका यहाँ पर कहती है। आशा है पाठ आपको समझ में आ रहा है। आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।